મિત્રો, આજે ધોરણ 9માં હિન્દીની અંદર પાંચમો પ્રકરણ જે છે સ્વરાજ્ય કી નીંવ એ આપણે આજે લેવાનું છે અને આગળનો જે કંઈ કોર્સ બાકી છે એને પણ આપણે આ રીતે જ ન્યાય આપી અને આગળ વધારશું. तो स्वराज्य की नींव एक ऐसी कहानी है जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर उसके ऊपर लिखी गई है कहानी. अच्छी तरह से हम सब जानते हैं, समाजशास्त्र के अंदर भी उसका उल्लेख दिया जाता है. हम भी पढ़ते हैं उसके बारे में, बहुत बार पढ़ा होगा आपने भी. उसका कोई एक पहलू नहीं था, मतलब एक ऐसी विचारधारा उसकी हमारे सामने यहाँ आई है जो स्वराज्य के लिए कुछ भी वो कर सकती है. उसकी दृढ़ता, उसका मनोबल जो है वो किस तरह से वो आगे आई, उसका मनोबल दृढ़ क्यों है, अपने साथियों के साथ कैसा बर्ताव था, वो इस पाठ से आपको बहुत अच्छी तरह से आप उनको जान सकेंगे. तो स्वराज्य की नींव लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर जी. और विष्णु प्रभाकर ने जिस तरह से उसको प्रदर्शित किया है वो हमारे सामने एक अलग ही रूप दिखाई देता है. पहले उसका परिचय लेते हैं हम. विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर ज़िले के मिरनपुर गांव में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी. कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली से रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे रहे. आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांगी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है. आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी जो उपन्यास है, संघर्ष के बाद जो कहानी संग्रह है, और नए प्रभात, डॉक्टर आदि नाटक है. प्रकाश और परछाइयाँ 12 एकांकी, अशोक व एकांकी संग्रह है. जाने अनजाने संस्मरण और रेखाचित्र है. आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित एक बहुत अच्छा ग्रंथ है आदि. विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया. बाद में स्वतंत्र लेखन की ओर अपनी जीविका का साधन बना लिया. आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है. आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज व सरल है. प्रस्तुत एकांकी स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है. स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं. हम उसी को याद रखते हैं जो सफलता दिलाते हैं, लेकिन सफलता दिलाने से पहले के जो प्रयास होते हैं, पहले के जो प्रयत्न होते हैं हमारे, वो तो हम देखते ही नहीं हैं. गांधी जी ने स्वराज्य दिलाया तो हम उसको याद करते हैं. जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, उस सब ने बहुत अच्छी तरह से लड़ाई की और हमें आज़ादी दिलवाई. तो उसके पहले जो शहीद हो गए उसका क्या, मतलब जो भी शहीद हुए उसका भी पूरा योगदान है. उसने शुरुआत की है, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं. तो इस तरह से उसका भाई मान बढ़ाया है और रानी लक्ष्मीबाई का भी महत्व हमारे सामने प्रदर्शित किया है. पात्र लक्ष्मीबाई है, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या और सेनानायक, ये इतने पात्र है. और नाट्यात्मक है, यहाँ जो पात्र जो भी संवाद है वो पात्र खुद बोलते हैं. रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है. कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है. महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है. पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है. दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है, मतलब वो सैन्य की जो वेशभूषा होती है उसी में है. लक्ष्मीबाई कहती है, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही. झांसी काल पे ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है.
स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती हैं। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश धूम घटाओं में से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जूही बोलती है, कौन कहता है आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर भी यह निराशा कैसे? तब लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। लेकिन महारानी, उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता देश के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने के हमें कौन रोक सकता है? यह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई कहती है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिन स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, यह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो ना? जानती हो क्यों? जूही कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराते हुए मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। जूही कहती है सहसा, मतलब एकाएक कहने के लिए आगे बढ़ती है, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, और समझो तुम तो उसका पक्ष लोगी ही। जूही कहती है दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। तथ्य मतलब जो सत्य है। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुंदर कहती है, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक है, मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर कहती है सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है, तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई कहती, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे, तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था। जूही कहती है, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपने कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई कहते हैं दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। जूही कहती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर, नहीं, हम तो दीर्घ निश्वास लेकर फिर कहते हैं, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही। इस तरह से उसने अपनी बात जब जताई,
तब भी जूही और मुंदर की जो संवाद आया, तो उसके बाद लक्ष्मीबाई कहती है, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने में शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? तब मुंदर कहती है, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करें और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेंगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई कहती है, और जो ही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह दे। आगे की बात पीछे के पेज में हम देखते हैं। जो ही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना में ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कहती है, कहाँ पर? क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा तो हुआ, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ कहता है, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। और जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा वह बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या कहते हैं, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो, हम इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटोकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या कहता है, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी शक्कर की भी कमी तो नहीं पड़ी। जो ही कहती है, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई यूं कहती है, अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, मुझे बहुत आशाएं थी तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जो कहती है, सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। लक्ष्मीबाई कहती है, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहती है, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की जनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो, हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जुड़ना है। तात्या कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार हो आया हूँ। तात्या कहते हैं, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे निकाल कर ले जाना है। तात्या कहता है, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या कहते हैं, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। और प्रणाम करके वो
आगे बढ़ता है। तब लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर कहती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही कहती है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करते रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्बोध करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। मतलब यहाँ हमें यह सिखाया गया है कि झांसी की रानी सिर्फ लड़ना जानती थी, ऐसा नहीं है। झांसी की रानी ने लड़ने के लिए जो इंसान तैयार किए हैं, उसके अंदर एक हौसला बढ़ाया, उसके अंदर एक ऐसा जोश भरा है जो लड़ने से डरता नहीं, मरने से भी नहीं डरता। हार हो या जीत हो उसके लिए बाद की बात थी, लेकिन पहले उसका नींव का पत्थर बनने की बात है। मतलब पहला पत्थर हम ही रखेंगे जो वीरता और स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छी तरह से विष्णु प्रभाकर जी ने बतलाया। तो इसके जो भी स्वाध्याय है उसको आपको तैयार करना है और फिर यहाँ भेजना है। कोई बात नहीं, जब भी हो सके आप बिना समय गवाए यह करेंगे, मैं जानता हूँ। तो यहाँ तक कि अगला प्रकरण अगले में दिखाएंगे।